सियासत में ना कोई हमेशा के लिए दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की पुरानी दोस्ती टूटने के बाद ये कहावत पूरी तरह सही बैठती है। सत्ता के मोह में दो गठबंधनों की बलि चढ़ गई। अब प्रदेश में चारों दल लंबे अरसे बाद अलग अलग चुनाव मैदान में जोर लगाते दिख रहे हैं। अब इस मुकाबले में कौन किस पर भारी रहने वाला है, इसके लिए तो अभी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस खेल में इन बड़े दलों के साथ साथ छोटे दलों की भूमिका भी कोई कम नहीं रहने वाली। ये छोटे दल भले ही ज्यादा सीटें अपने नाम ना कर सकें, लेकिन दूसरों की जीत में सेंध लगाने का काम बखूबी करने वाले हैं। और शायद यही वजह है बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में साथ आए छोटे दलों को साथ रखने के लिए शिवसेना जैसे पुराने साथी से भी नाता तोड़ लिया। बीजेपी इन दलों की अहमियत पहचानती है, वो चाहे दलित वोटों पर अपनी पैंठ रखने वाली आरपीआई हो या फिर धनकर समाज की नुमाइंदगी करने वाली राष्ट्रीय समाज पार्टी। इन छोटे दलों का साथ और मोदी लहर के चलते बीजेपी को पूरा यकीन है कि वो इस चुनाव में शिवसेना के बगैर ही अपने दम पर सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। वहीं प्रदेश में मुस्लिमों पर अपनी पैंठ बनाने की कांग्रेस की कोशिशें उस वक्त धराशायी हो गईं, जब समाजवादी पार्टी से उसका गठबंधन एक दिन बाद ही टूट गया। इनके अलावा भी महाराष्ट्र में कई और छोटे दल भी चुनाव मैदान में हैं, जो दूसरी पार्टियों की जीत के समीकरण को बिगाड़ जरूर सकते हैं। महाराष्ट्र में खेल बिगाड़ेंगे छोटे दल। बीजेपी को मिलेगा छोटे दलों के साथ का फायदा। चुनाव में क्या रहेगी छोटे दलों की भूमिका? जिया न्यूज के इस खास कार्यक्रम राजचक्र में आप सबका स्वागत है। मैं एसएन विनोद आज अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में छोटे दलों की भूमिका की। जी हाँ, महाराष्ट्र की सियासत में वैसे तो 4 प्रमुख पार्टियां अपना दमखम लगा रही हैं, लेकिन इनके साथ ही छोटी पार्टियों की अहमियत से भी कोई अनजान नहीं। इसीलिए हर बड़ी पार्टियों की कोशिश इन दलों को अपने पाले में करने की रही। इसमें बीजेपी जैसी पार्टी को जहां कामयाबी मिली, तो वहीं कांग्रेस को झटके का सामना भी करना पड़ा। बीजेपी, शिवसेना हो या फिर कांग्रेस, हर पार्टी सत्ता पाने की कोशिशों में जुटी हुई है और यही वजह है कि छोटे दलों को साथ लेने की कोशिश करती रही है, क्योंकि ये दल कोई खेल बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी। राजचक्र में आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर कुमार रामकृष्ण, वरिष्ठ पत्रकार शक्ति शरण जी, साथ ही मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं राष्ट्रीय समाज पक्ष के प्रवक्ता मोहन अड़सुल और आरपीआई नेता दीपक निकाल जी। तो चलिए शुरू करते हैं राजचक्र में आज का सफर देखन में चोट लगे। शिवसेना ये मानकर चल रही थी कि महायुति टूटने पर छोटे दल उन्हीं का साथ देंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल इसके विपरीत। बहस शुरू करने से पहले देखते हैं कि आखिर बीजेपी का साथ देने के चलते शिवसेना छोटे दलों पर किस तरह निशाना साध रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की छोटे दलों की महायुति अब अतीत का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन महायुति टूटने के बाद शिवसेना को तगड़ा झटका देते हुए छोटे दलों ने बीजेपी का साथ देने का फैसला किया। शिवसेना अब अकेली पड़ चुकी है और छोटे दलों के इस फैसले को आत्मघाती बता रही है। अपने मुखपत्र सामना में छोटे दलों पर निशाना साधते हुए शिवसेना ने कहा, महायुति के घटक दल के नेता आजकल अपने हाथ मलते और माथा पीटते दिख रहे हैं। जो रामदास अठावले के साथ हुआ, वही अब बाकी सहयोगी पार्टियों के साथ हो रहा है। शिवसेना का मानना है कि भले ही ये दल चुनाव में बीजेपी के साथ हों, लेकिन अभी भी बहुजन समाज शिवसेना के साथ खड़ी है और चुनाव में पार्टी को भारी समर्थन मिलेगा। इस समाज पर हम किसी प्रकार का अन्याय नहीं होने देंगे। हम किसी भी समाज पर अन्याय के खिलाफ खड़े हैं।
शिवसेना बाल ठाकरे के नाम पर हर वर्ग के लोगों का समर्थन हासिल करने की कोशिश में है। शिवसेना ने सामना में लिखा, बाला साहेब ठाकरे शिवसेना और अपनी राजनीति में कभी जाति पाति को जगह नहीं देते, हमेशा राजनीति से उठकर फैसले लिए। वो खुद मराठा और बहुजन समाज नहीं थे, लेकिन फिर भी मराठा और बहुजन समाज उनके पीछे मजबूती से खड़ा रहा। शिवसेना अध्यक्ष ठाकरे भी बीजेपी के साथ खड़े होने पर छोटे दलों पर हमला बोलकर, खासकर राष्ट्रीय समाज पार्टी पर उन्होंने कहा कि महायुति के पहले भी ये सभी हमारे साथ थे, लेकिन युति टूटने के बाद सभी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। शिवसेना बीजेपी के साथ गए इन छोटे दलों को स्वार्थी करार दे रही है। पार्टी का मानना है कि समाज विशेष की हिमायती होने का दावा करने वाले इन नेताओं को जनता सबक देगी और शिवसेना अपने बलबूते विधानसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। देखन में चोट लगे घाव करे गंभीर, एक पुरानी कहावत है, बहुत प्रचलित है। आज महाराष्ट्र के चुनावी महासंग्राम में जो कुछ हो रहा है उसमें जो चार प्रमुख राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस, एनसीपी, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और पांचवी जो महाराष्ट्र शिवसेना एमएनएस, उनके अलावा जो छोटे छोटे दल जो वहाँ मौजूद हैं उनकी अहमियत को कम करके अभी नहीं आंका जा सकता। इन चारों खिलाड़ियों के अलावा जो पांचों दल वहाँ मौजूद हैं, आप ये तय मानिए कि इनकी जो उपस्थिति है मतदाता के बीच में और वर्ग के आधार पर जो वोटों का बंटवारा है उसका सीधा प्रभाव मतदान के परिणाम पर पड़ता है। आज हम चर्चा करेंगे कि इन्हीं बातों के साथ, क्योंकि जब ये महायुति टूटी शिवसेना की और कांग्रेस की और वहाँ गठबंधन टूटा कांग्रेस और एनसीपी का और शिवसेना भाजपा की, उसके बाद से उन सबों में यह प्रतियोगिता रही कि ये जो छोटे चार दल है वो किसके साथ जाए। पहले शिवसेना को आशा थी कि आरपीआई आठौले ग्रुप, रामदास आठौले की जो रिपब्लिकन पार्टी है उसका साथ उन्हें मिलेगा, लेकिन वह भी नहीं हुआ। रामदास आठौले भी सत्ता के साथ जाते दिखे। सत्ता से मेरा आशय है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो नहीं चाहते कि उनका साथ छोड़े। उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का साथ दे दिया और जो अन्य तीन पार्टियां, स्वाभिमानी शेतकरी संगठन, राष्ट्रीय समाज पक्ष और शिव संग्राम, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नाता जोड़ने में अपनी भलाई देखी। यह वहाँ स्थिति है। लेकिन शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का दावा है कि कोई भी समाज किसी एक नेता के पीछे खड़ा नहीं है, अर्थात वहाँ पर विभाजन होगा और जो नेता के साथ जो दावा करते जो लोग हैं उनका समर्थन उन्हें मिलेगा। विशेषकर बहुजन समाज पार्टी के समर्थन का दावा उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शक्ति शरण जी। शरण जी, अभी जैसे आपने देखा महाराष्ट्र के चुनाव की अहमियत है कि पूरे देश की नज़रें महाराष्ट्र पर टिकी हुई हैं। उसका कारण स्पष्ट है। लोकसभा चुनाव के बाद जितने विधानसभा के उपचुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी, उन्हें बहुत चोट पहुंची है। उस समय यह दलील तर्क यह दिया गया कि उपचुनाव में ऐसे परिणाम का कोई महत्व नहीं रहता है। लेकिन अब यह उपचुनाव की बात नहीं है, महाराष्ट्र जैसे बड़े प्रदेश का मामला है तो, और वहाँ हरियाणा की अपनी अलग अहमियत है। लेकिन महाराष्ट्र चूंकि एक ऐसा प्रदेश है जिस पर हर दल अपना कब्जा चाहता है और जो केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी रहती है वो तो हरगिज उसे छोड़ना नहीं चाहती है। ऐसे में महाराष्ट्र की स्थिति जो हो गई है, बड़ी दिलचस्प वहाँ का चुनाव हो चुका है। और जैसा मैंने बताया कि छोटे जो चार दल हैं वो अभी चारों के चारों भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, जबकि दावा शिवसेना कर रही है कि भले उनके नेता उनके साथ चले गए हों लेकिन उनका वर्ग उनका जो समाज है उसका समर्थन उन्हें मिलता रहेगा। आपको क्या लगता है कि उद्धव ठाकरे के इस दावे में कोई दम है? देखिए, बदले राजनीतिक परिवेश में 2000 लोकसभा चुनाव के बदले राजनीतिक परिवेश में जी जो राजनीतिक घटनाक्रम जितनी तेजी से बदला है महाराष्ट्र के अंदर जी वो बड़ा दिलचस्प है। और जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं वहाँ पे शिवसेना, भाजपा, कांग्रेस, एनसीपी, मनसे, वो सब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 10-15 सालों में शायद ऐसा नहीं हुआ है कि
5 कोणीय चुनाव वहाँ पे हो रहा है। जी हाँ, ये 25 साल में पहली बार हुआ है। 15 साल में मान लीजिए, मन से बाद में अभी आई है, 5-7 साल पहले उसका गठन हुआ है, तो 5 कोणीय, चतुष्कोणीय भी नहीं, 5 कोणीय चुनाव हो रहा है। तो ऐसे में मेरा ये मानना है कि चुनाव में जो मार्जिन है, क्योंकि देखिए जो 4 प्रमुख दल हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उनकी अपनी पकड़ है समाज के अंदर, राजनीति के अंदर, महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर। तो ऐसी स्थिति में बहुत कम मार्जिन से चुनाव के परिणाम वहाँ आने वाले हैं। ठीक है, चाहे वो भाजपा के पक्ष में हो, कांग्रेस के पक्ष में हो, एनसीपी के पक्ष में हो या शिवसेना के पक्ष में हो। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि छोटे जो राजनीतिक दल हैं उनकी अहमियत बढ़ जाती है। और जिस प्रकार से शिवसेना का मानना था कि छोटे जो महायुति के जो छोटे घटक थे वो उनके साथ रहेंगे, और इसके उलट, जैसा आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में भी कहा कि सत्ता जो केंद्र में सत्ता में जो पार्टी है भाजपा, उसके साथ जाने का काम किया, जैसे आरपीआई अठावले ग्रुप ने है, और जो दूसरे छोटे जो 2-3 घटक हैं वो लोग, उन्होंने उचित ये समझा कि अभी नई नई सरकार बनी है, केंद्र की सरकार है, 5 साल में बहुमत की सरकार है, तो बेहतर है कि जो पार्टी केंद्र में सत्ता में है उसके साथ जाने में उन्होंने अपनी भलाई समझी। ठीक है, और कहा यह जा रहा है कि भाजपा ने शायद अठावले को एक कैबिनेट बर्थ या एक मंत्री का आश्वासन दिया है, तो जिसके कारण उनका जाना स्वाभाविक है। लेकिन उनकी पार्टी के अंदर से भी इसके विरोध के सुर सुनने को मिलने लगे हैं। वहाँ जो उनकी स्थानीय पार्टी है उसमें लोग नाराज हैं उनके इस निर्णय से। अब देखना यह है कि चुनाव तो शुरू हो चुका है, नॉमिनेशंस के डेट खत्म हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में अब ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन जो आज सामना में उद्धव ठाकरे जी ने लिखा है कि ये आत्मघाती कदम है छोटे पार्टियों के लिए, तो ये देखिए, कोई भी राजनीतिक दल अपने विस्तार के लिए या अपने आगे बढ़ने के लिए वो निर्णय लेते हैं, और उनको शायद ये लगा होगा कि केंद्र में जो सत्ता में जो पार्टी है उसके साथ रहने में ज़्यादा भलाई है। और साथ साथ उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है वो भी एनडीए से बाहर नहीं जा रही है, तो एक विरोधाभास ये भी है। ये एक विचित्र विकास क्रम है। ये भी एक विरोधाभास है देखिए कि अगर आप वहां चुनाव साथ नहीं लड़ रहे हैं लेकिन केंद्र में आप एनडीए की सरकार में बने रहना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो वहां का वोटर है उसके सामने वास्तव में एक बड़ा कंफ्यूजिंग सा सिनेरियो है। इस सिनेरियो को अब आने वाले 2-4-5 दिनों में राजनीतिक दलों को, या विपक्षी राजनीतिक दल हों चाहे वो दूसरे राजनीतिक दल हों, उनको क्लियर करना पड़ेगा। एक बात शंसा मैं आपसे जानता हूँ, आपने कहा कि वहाँ जो भी पार्टी आएगी, मानिए सभी पार्टियों के बीच जो वोटों का बंटवारा होगा वो मार्जिन बहुत कम रहेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी एक पार्टी को वहां पूर्ण बहुमत नहीं मिलने जा रहा है। निश्चित तौर पर वैसी स्थिति में चुनाव पश्चात पोस्ट पोल जो कहते हैं, सो कौन सा नया समीकरण उभर कर आ सकता है, आप क्या समझते हैं? क्योंकि किसी न किसी के साथ लेना ही पड़ेगा। अगर देखिए, जिस तरह से चुनाव हो रहा है, 288 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, और जो 4 प्रमुख राजनीतिक दल हैं महाराष्ट्र के, वो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बार 10 साल में, 15 सालों में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो कौन सी पार्टी कितना अच्छा परफॉर्म करेगी ये तो चुनाव रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। नहीं, एक चीज स्पष्ट है कि किसी भी दल को स्पष्ट से बहुमत मेरे हिसाब से मिलते हुए नहीं दिख रहा है। ऐसी स्थिति में नया गठबंधन क्या होगा? मैं तो कह रहा हूं कि पुराना ही गठबंधन अभी कायम है कि शिवसेना और भाजपा केंद्र में एक साथ हैं। तो अभी ये देख रहे हैं कि ठीक है, हम अलग अलग चुनाव लड़ लेते हैं, अगर जिसकी सीट ज्यादा आ जाएगी वो उसके मुख्यमंत्री को मान लिया जाएगा है, और जिसके कारण वो यहाँ से अलग नहीं हो रहे हैं एनडीए से। तो एक तरह से कहीं ना कहीं ये भी एक सोच है भाजपा और शिवसेना के अंदर कि ठीक है, अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। देखिए, जिस समय भाजपा और शिवसेना का गठबंधन टूटा, उसके बाद एनसीपी और कांग्रेस ने यह तय किया कि वो अलग अलग जाएंगे। वो भी इंतजार कर रहे थे कि क्या ये साथ जाएंगे, तो उनके पास कोई विकल्प नहीं था, उनको साथ जाना पड़ता। और जब उनको लगा कि ये साथ नहीं जा रहे हैं तो उन्होंने भी ये घोषणा कर दी कि इसमें एक सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है, भाजपा और शिवसेना अलग अलग हो गई, उनके वोटों का बंटवारा हो गया, नेताओं का, कार्यकर्ताओं का बंटवारा हो गया। वैसे में अगर एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन कायम रहता है तो स्वाभाविक उससे लाभ उन्हें मिलता है। ये पता नहीं, वो फिर उन्होंने अपना भी तोड़ दिया। नहीं, उसमें जो मुझे जो चीज लग रही है विनोद जी, उसमें ये मुझे लग रहा है कि देखिए, कांग्रेस इस समय अपने लोएस्ट पे है।
पूरे राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस अपने लोएस्ट पैदान पे खड़ी है और शिवसेना के पास ये एक ऐसा मौका था जिसमें वो अगर ये बता सकती है कि अगर वो एक सीट भी ज्यादा कांग्रेस से वहां लेकर आती है तो वो बड़े भाई की भूमिका में महाराष्ट्र के अंदर आ सकती है। इससे बेहतर उन्हें अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए एनसीपी के पास और शरद पवार जी के पास ऑप्शन नहीं हो सकता था, जिसके कारण और उनको मालूम था कि कांग्रेस बार्गेन करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया। चलिए, अब हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर कुमार रामकृष्ण जी। रामकृष्ण जी, अभी आपने चर्चा सुनी और आज हमारी चर्चा का विषय केंद्रित है महाराष्ट्र में छोटे दलों की भूमिका के ऊपर। मैं आपको बता दूं, आपको जानकारी भी होगी, ये जो चारों दल वहां पर जो हैं, राष्ट्रीय समाज पक्ष, रिपब्लिकन पार्टी, शिव संग्राम और स्वाभिमानी शेतकरी संगठन, इनको मिलाकर अगर मतदाता का प्रतिशत देखें तो लगभग 14% मतदाता इनके साथ हैं। और ये दुर्भाग्य कहिए जो बढ़िया या राजनीतिक मजबूरी करिए, हमारी ऐसी राजनीतिक सामाजिक संरचना है कि हम तो सामाजिक समानता की बात हमेशा करते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, लिखते हैं, लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो बिल्कुल जातीय आधार पर समाज बढ़ जाता है। वह स्थिति महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में हुई है। और अब ये जो 14% मत है, भले ही जो पुराने जो चुनाव परिणाम अगर हम देख लें तो उनके विधायक चुनकर नहीं आते होंगे कैंडिडेट, लेकिन निश्चय रूप से वो उनका जो है प्रभाव मतदाता पर रहता है और जिस पार्टी के साथ रहते हैं, जिस युति के साथ रहते हैं, जिस गठबंधन के साथ रहते हैं, उसे लाभ पहुंचाते हैं। और आज जबकि ये चारों छोटे दल भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए हैं, लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये इसका लाभ मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे इस बात को चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि चाहे गठबंधन उनको कर ले, लेकिन ये जो चारों समाज हैं, कोई समाज के सारे लोग उनके नेताओं के साथ नहीं है। प्रमाण के रूप में एक बात सामने है कि रिपब्लिकन पार्टी आठवले ग्रुप का एक प्रमुख नेता अर्जुन दांगले ने विद्रोह कर दिया, वो अलग हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं शिवसेना के साथ बना रहूंगा। तो इसका असर जो उनका जो वर्ग है, उनका समाज जो है, उस पर भी पड़ेगा। तो आप क्या समझते हैं, जैसा कि अभी शरण साहब ने कहा कि निश्चित रूप से इसका अभी जो विघटन हुआ है चारों दल का और पांचवें दल के जो मंच से खड़े हैं, तो उसकी स्थिति ये उभर करके सामने है कि किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये जो 14% मतदाता का सचमुच समर्थन मिल जाए भारतीय जनता पार्टी, तो क्या आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को के खाते में सफलता अधिक मिलेगी? विनोद जी, सबसे पहला तो आपको ये बता दें कि जो 14% वोट आप जिसके बारे में बोल रहे हैं जी, इनका कोई स्कैटर्ड वोट नहीं है जी, पर्टिकुलर पॉकेट सब में कंसोलिडेटेड वोट है। यानी कि पूरे महाराष्ट्र में जो है, और इन चारों में अगर आप देखेंगे तो जो आठवाले की जो पार्टी आरपीआई, वो इन चारों में सबसे ज्यादा एक अपर हैंड लगता है, जिसके बारे में दावा किया था कि पर्टिकुलर कास्ट और कम्युनिटी के जो आठवाले जी नेता हैं, या जो शेतकारी का ले लीजिए, बाकी दो का वजूद महाराष्ट्र में उतना नहीं है जितना देखता है। लेकिन होता है कि चार पार्टी अगर साथ में है तो उसका एक वेव बनाने में बीजेपी को फायदा मिलेगा। देखिए, वोट कितना ट्रांसफर होता है नहीं होता है एक दूसरी बात है। तीसरी चीज जो मैं बता दूं कि आप जैसे बता रहे थे कि जो सामाजिक तौर पे वोटर क्लास बढ़ जाता है, थोड़ा सा इस पे हम आपसे एग्री नहीं कर रहे हैं। उसका कारण क्या है कि अगर समाज के आधार पर बंटना होता तो बीजेपी को आज लोकसभा में एब्सोल्यूट मैंडेट नहीं मिला होता, एब्सोल्यूट बहुमत नहीं मिला होता। तो ये आपको मैंने कहा विधानसभा चुनाव को राज्यों में हम उस पे केंद्र की स्थिति अलग मैं आपको उसी पे हमारा विनोद जी, मेरा कहने का मतलब है कि मतदाता वर्ग में अब जागरूकता आ गई है। वो चाहे जिसको भी वोट देंगे, अब वो जाति के आधार पर अगर पहले 100% वोटिंग होता था तो मेरा दावा है कि अब वो रिड्यूस होकर के 30% पे आ गया। 70% मतदाता जो है विकास के नाम पे वोट देगा, डेवलपमेंट की जो सारी चीजें आजकल प्रक्रियाएं चली है उसके हिसाब से लोग वोट देगा। लेकिन महाराष्ट्र में सबसे बड़ी चीज है कि आपको ये भी एनालाइज करना पड़ेगा कि आज 5 कोणीय संघर्ष है। आप लोग तो बेशक 4-4 बोल रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि जिस दिन से उद्धव ठाकरे बीजेपी से अलग हो गए, उससे शिवसेना कमजोर हो गई है और महाराष्ट्र जो इनका जो मनसे है राज ठाकरे जी का, वो कहीं ना कहीं मजबूत हो उभर के दिखेगा जब आपको रिजल्ट जब सामने आएगा। तो दूसरा सबसे बड़ा आपको ये भी एनालाइज करना पड़ेगा कि बीजेपी और शिवसेना अलग हुआ, किसको घाटा हो रहा है, किसको फायदा हो रहा है। शरद पवार कांग्रेस अगर टूटा है पार्टी तो किसको घाटा हो रहा है, किसको फायदा हो रहा है। देखिए, शरद पवार को खोने के लिए कुछ नहीं था महाराष्ट्र में, कुछ भी नहीं था। और लास्ट पार्लियामेंट के इलेक्शन देखे, कांग्रेस का तो सफाया हो गया, इनका तो फिर भी 3 कैंडिडेट जीत भी गया शरद पवार जी का। और कांग्रेस के साथ रह करके शरद पवार को बदनामी के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा था। उनको जगह जगह जवाब देना पड़ता कि जितना भी घोटाला हुआ, जितना भी विकास नहीं हुआ, उसके जिम्मेवारी शरद पवार के ऊपर भी आती थी। इससे बचने के लिए पहले ही अलग हो गए, उनकी मजबूरी में अलग हुए हों। दूसरे तरफ
ये माना जा रहा था कि शिवसेना में ठाकरे साहब के जाने के बाद उसकी लेगेसी किसको मिलने जा रहा है, राज ठाकरे को या उद्धव ठाकरे को। लोकसभा इलेक्शन में उद्धव ठाकरे सफल हो गए क्योंकि बीजेपी के साथ थे वो, और राज ठाकरे कहीं ना कहीं पिछड़ गए। लेकिन अब के इलेक्शन में जब बीजेपी और जब शिवसेना अलग हुई है तो निश्चित तौर पर आपको बता रहे हैं शिवसेना को बहुत बड़ा घाटा होने जा रहा है। ये आपको इलेक्शन रिजल्ट के बाद पता चलेगा। बीजेपी को उतना घाटा नहीं, देखिए आज भी बीजेपी वहां पे नंबर 1 पार्टी है, और हम लोग को देखना पड़ेगा कि 4 तारीख से जब नरेंद्र मोदी जी वहां कैंपेन शुरू करेंगे महाराष्ट्र के अंदर, तो कौन सा लाइन ऑफ एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि वो जो सा लाइन लेंगे उसी पे पूरी की पूरी जो है पार्टी वहां पे इलेक्शन लड़ने जा रही है। और बेशक वो केंद्र में साथ में हो, लेकिन तलखी बढ़ेगी दोनों पार्टियों में, क्योंकि बिना तलखी का ना तो शिवसेना अपने आप को महाराष्ट्र में पकड़ करके वोटर को रख सकता है और ना तो जो है बीजेपी रख सकता है। तो ये सारी पिक्चर आपको मुझे लगता है कि 3 से 4 तारीख के बाद और भी ज्यादा जो है वो क्लियर हो जाएगी। और 4 कोणीय संघर्ष में बड़ा कम वोट से हार जीत होगा, मैं बता दूं, बहुत सारे कंस्टिट्यूएंसीज में। इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपका अभी एक मिनट से अभी जो चुनावी सर्वेक्षण आया है जी उसमें शिवसेना को नंबर 1 पर दिया गया है, ठीक है ना, और दूसरे नंबर भारतीय जनता पार्टी है, उसके बाद तो खैर कांग्रेस और एनसीपी है। इस सर्वेक्षण से हम उतना एग्री नहीं कर रहे हैं। ये जो सर्वेक्षण है ये बदलता हुआ दिखेगा आपको। 4-5 तारीख के बाद आपको उतार चढ़ाव और भी दे, हो सकता है कि शिवसेना और मजबूत हो जाए, हो सकता है कि शिवसेना और कमजोर हो जाए, तो इसमें आपको परिवर्तन मिलेगा। हमको लगता है कि भाजपा का कहीं ना कहीं अपर हैंड है आज के डेट में, अंदर ही अंदर। और मोदी के कैंपेन के बाद, क्योंकि 4 तारीख जो कैंपेन हो रहा है, एक तो नारनौल हरियाणा से है, करनाल से शायद, और उसका 3 कैंपेन कर उसी रोज महाराष्ट्र में भी है 4 तारीख को। तो उस दिन के बाद थोड़ा बहुत पिक्चर जो है कुल 15 सभाएं 15 करने जा रहे हैं। और दूसरा, शिवसेना की पकड़ भी पूरे महाराष्ट्र में नहीं है। अगर कोई ये बोल दे कि शिवसेना की पकड़ पूरे महाराष्ट्र में, तो हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। खास करके गांव की ओर, जो आप बॉम्बे से निकल करके बाहर जाइए, पुणे से निकल करके बाहर थोड़ा सा निकल करके देखिए, तो वहां पे शिवसेना का ऑर्गेनाइजेशन उतना ऑर्गेनाइज नहीं जितना बीजेपी का है। तो ये अभी 2-4 दिन लगेगा हमको और आपको बैठ करके एनालाइज करने में। आज ये करना बड़ा जल्दीबाजी होगा कि शिवसेना नंबर 1। बहरहाल मैंने डॉक्टर आपके कुमार कृष्ण का यह कहना है कि चाहे स्थिति जो भी हो, हालांकि चुनाव के में कोई कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल आज के दिन भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी लग रहा है। लेकिन जिस मुद्दे पर हम लोग बात करें छोटे दलों की भूमिका के ऊपर, हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय समाज पक्ष के मोहन अड़सुल जी, मुंबई में सीधे उनके पास चलते हैं। अड़सुल जी, जो उद्धव ठाकरे जो चारों छोटे दल पर बहुत नाराज हैं, सबसे ज्यादा नाराज वो अगर है तो आपके पार्टी के ऊपर है। उन्होंने खुल करके कहा भी है, लिखा भी है, और कहा कि ये युति में हमारे साथ थे और बाद में सत्ता का दामन थामने के लिए सोच करके वो चले गए, लेकिन उनके मुंह की खानी पड़ेगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने नहीं जा रही है। ये उद्धव ठाकरे का दावा है और उन्होंने आप पर बहुत प्रहार किया है। आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में जो आपकी भूमिका, आपके साथ साथ अन्य जो तीनों छोटे दल हैं, आरपीआई, शिव संग्राम और ये शेतकरी संगठन, ये चारों मिल करके आप भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिलाने की स्थिति में हैं? जी सर, बिल्कुल जो आपका सवाल है जी, तो ये जो हमारी राष्ट्रीय समाज पक्ष है जी, उसके नेता जो महाजनराव जी जानकर है, आरपीआई के रामदास जी आठवले है, और स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के राजू शेट्टी है जी, और शिव संग्राम के विनायक मेटे जी है। ये चारों पार्टी के जो नेता है वो जमीन से जुड़े हुए नेता है। उनका एक अलग अलग वर्गों में एक अच्छी उनकी पकड़ है, जनाधार उनके पीछे है। तो ये जो आज का जो सामना में उद्धव ठाकरे जी के सामना में जो कुछ बयान हमारे नेता महाजनराव जी जानकर जी के बारे में जो छपाया है जी, तो ऐसा है कि एक तो हमारे नेता महाजनराव जानकर साहब जो है, उन्होंने लास्ट तक ये जो भाजपा और सेना का जो शिवसेना का जो युति है, वो युति बरकरार रहने के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत किया, बहुत सारी उसमें उन्होंने कोशिश की। लेकिन ये उद्धव ठाकरे जी के सर पे जो सीएम बनने का जो एक खून सवार हुआ था, तो उसको लेकर के उन्होंने 150 और 151 के नीचे वो आने के लिए तैयार नहीं, और उसके लिए जो है महाजनराव जानकर जी को लास्ट एंड तक, और छोटे दलों को वो लालच दिखाने उन्होंने चालू कर दिया था। उन्होंने लास्ट में उन्होंने इतना
ये कह रहा था कि भाई आपको ये कैबिनेट हम देंगे, इतना महामंडल देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जहां तक विचारों की बात है, भले हम छोटे दलों के नेता है हमारा माधवराव जी जानकर, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि राष्ट्रीय समाज पक्ष और माधवराव जानकर आज महाराष्ट्र में आदरणीय स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी ने उनको मानस पुत्र बरकरार कर दिया था। जी जी उनके जो देहांत हुआ उसके 3 दिन पहले ही। जी तो आज महाराष्ट्र में बहुजन वर्गों के अंदर महादेवराव जानकर जी का जो नेतृत्व है वो अभी बहुत बड़ी तादाद में आगे बढ़ रहा है। और शिवसेना का जो पीछे जो वर्ग है वो बहुजन वर्गों में से सारे लोग हैं जी। तो आज की तारीख में ये धनगर समाज से अगर ताल्लुकात महादेव जानकर जी रखते हैं तो इस महाराष्ट्र में 18% धनगर समाज है जी। और पिछले कुछ एक लास्ट मंथ में जो यहाँ पे धनगर के आरक्षण को लेकर के एसटी की आरक्षण को मांग कर लेकर के जो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में सारा जो नेतृत्व है पूरे समाज ने जी महादेवराव जानकर जी के हाथ में दिया था। और ये नेता ऐसा है पिछले 25 साल से 24-25 साल से उन्होंने समाज के प्रति पूरा त्याग पत्र दिया है। उन्होंने शादी नहीं किया, उन्होंने संसार नहीं बनाया और उन्होंने ऐसा अश्लीलित उन्होंने एक ऐसा एग्रीमेंट बना दिया है कि मैं जीऊंगा तो समाज के प्रति, इस देश के प्रति हमेशा के लिए मैं ऐसा बिल्कुल एक सन्यासी का जीवन जी लूंगा। और इसको देख करके पूरा समाज, धनगर समाज जो है आज 100% धनगर समाज पूरा महादेव जानकर जी के साथ में है। अभी हमारे भाई साहब जो विश्लेषण कर रहे थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये महाराष्ट्र के अंदर 135 ऐसे मतदार क्षेत्र है, वहां पर धनगर समाज के 35,000 से ऊपर यहाँ पर बरकरार उनकी संख्या है। और उसी के ऊपर ओनली एंड ओनली महादेव जानकर जी का कब्जा आज है। और आज ये महाराष्ट्र में जो महायुति बरकरार है, अभी देखिए वो उद्धव ठाकरे जी के सामने में क्या आया नहीं आया। तो उसके लिए मैं ये कहूंगा कि अंगूर छीनने के लिए, अंगूर पाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन बाद में अंगूर खट्टे हैं, इस तरीके से आज वो सामना में लिखते हैं। लेकिन हमारे नेता महादेव जानकर जी ने आज तक उद्धव ठाकरे जी के बारे में बहुत सम्मान पूर्वक उनका आदर ही रखा है। लेकिन उनका जो संपादकीय जो भी कोई लिखता होगा उनको हम इशारा देना चाहते हैं कि हमारा नेता अगर महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना के खिलाफ में बोलना चालू करेगा तो आपको परवड़ेगा नहीं। और हार इस शिवसेना की, इस महायुति तो बनी रही है, इस महायुति से खाली शिवसेना बगल में गई है, अलग हो गई है। राजू शेट्टी किसान और गरीब कुर्मा का नेता है, यहाँ के गरीब मराठा जो है उनका नेता मेटे है, और दलित वर्गों का अम्बेडकरी समाज का नेता रामदास आठवले है। और यहाँ पे बहुजनों के बीच में जिस मुंडे जी ने जिनके ऊपर विश्वास रख करके मेरा ये मेरा जो महादेवराव जानकर जी मेरा पूरा जो बसा है वो चलाएगा और ये मेरा मानस पुत्र है, ऐसा विश्वास जिन्होंने जताया, ऐसा महादेवराव जानकर जी के पीछे धनगर के अलावा इस महाराष्ट्र का पूरा बहुजन वर्ग उनके पीछे आज की तारीख में बहुत बड़ी ताकत में से उनके पीछे आज आ रहा है। उसी को देख करके ये सामना वाले और ये शिवसेना वाले डर गए हैं और उन्होंने महादेव जानकर जी को काउंटर करने का ये शुरुआत किया है। हम उनको बिल्कुल जो है बिल्कुल हम उनको शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे जी के ऊपर हम बिल्कुल आलोचना नहीं करेंगे, क्योंकि 15 साल में इस महाराष्ट्र से कांग्रेस और राष्ट्रवादी की जो भ्रष्टाचारी और महंगाई की जो ये सरकार जो थी कांग्रेस और एनसीपी की सरकार, उस सरकार को उखाड़ फेंकने की जो पहली जरूरत करनी चाहिए ये शिवसेना के उद्धव जी ठाकरे जी ने। लेकिन ये सीटों के बंटवारे के कारण उन्होंने ये युति तोड़ दी है। लेकिन हमारे छोटे दलों का एक अलग अहम भूमिका है, हम नेशनल इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं, छोटे छोटे राज्य होना चाहिए ये भूमिका हमारी रहती है। आरक्षण के ऊपर हमारी एक अलग अहम पॉजिटिव भूमिका होती है, लेकिन हमेशा ये शिवसेना की इन दोनों चीजों के ऊपर भूमिका एक अलग तरीके से वो छोटे राज्यों को उनका विरोध है, आरक्षण को भी उनका विरोध है। और इसलिए आदरणीय गोपीनाथ मुंडे जी को जो शब्द दिया था उस शब्द को लेकर के
महादेवराव जानकर जी ने ये युति में ये सारे तीन ही छोटे छोटे पार्टियों के नेताओं को कायम और बरकरार रखने का काम किया और लास्ट तक उद्धव ठाकरे जी को बताया कि ये महायुति में आप भी रहना चाहिए, सीएम का पद को लेकर के आप इस तरह से बाहर जाओगे तो आप ही पछताओगे, क्योंकि हम सब जो है जमीन से जुड़े हुए लोगों के साथ हमारे नाता है। तो आने वाली सरकार भाजपा के और अलायंस दलों की पक्की होगी, ये हम इस माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। अर्सुल जी, आपने दो चौंकाने वाली बात कही। एक आपने यह कहा कि महाराष्ट्र में 135 मतदार संघ में आपकी बड़ी उपस्थिति है और आप निर्णायक साबित होते हैं, एक बात। दूसरी बात आपने कहा कि राष्ट्र हित में आपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। आपको मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, जो आरोप रामदास आठवले पर लग रहे हैं कि उन्हें केंद्र में मंत्री बनने का वो लालच दिया गया और इसलिए है ना उन्होंने साथ दे दिया, बहुत सोचने के 2-3 दिनों के बाद तत्काल वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं गए थे, शिवसेना से भी उनकी बातचीत चल रही थी। वही आरोप आपके पक्ष पर है। जैसे आपने एक बात सही बोली कि गोपीनाथ मुंडे थे, उनके कारण आप उनके साथ जुड़े, लेकिन यह बात आपके ध्यान में होगा कि गोपीनाथ मुंडे नहीं, वो थे और प्रमोद महाजन, ये दो शख्स ऐसे थे जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के साथ बातचीत करके 25 साल पहले भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की महायुति थे, जिसमें आप लोग शामिल हुए। तो आरोप आपके ऊपर है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी आज केंद्र में सत्ता में आ गई है और आप भी रामदास आठवले की जगह आपका दल भी सत्ता के साथ बनना चाहता है, यह एक आरोप है। इस पर फिर चर्चा करेंगे। आप थोड़ी स्थिति करते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने, मैंने फिर आपके पास हम आएंगे। एक सेकंड में मैं एक सेकंड आपसे जी हाँ बोलिए जी, एक सेकंड में मैं उसको आपको मैं बोलिए कहता हूँ। ठीक है सर ऐसा है, देखिए जी। कि हमारा नेता राष्ट्रीय समाज पार्टी के जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष महादेवराव जी जानकर साहब है, जी हाँ। उनका एक तो मेन उनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी था लोकसभा में महाड़ा था, तो उस महाड़ा को लेकर के बहुत सारा युति में विवाद हुआ। राजू शेट्टी जी को वो मतदार संघ कॉन्स्टिट्यूंसी चाहिए थी, तो गोपीनाथ मुंडे जी ने और ये उद्धव ठाकरे जी ने दोनों ने हमारे नेता महादेव जानकर जी को वर्ड दिया था जब भी कि हम आपको राज्यसभा भेज देंगे, लेकिन अभी ये युति को तोड़ना आप भी बचा सकते हैं, तो आप शरद पवार जी के सामने जाकर के बारामती में लड़िए। देखिए आपके जानकर जी का बयान आया है, जानकर साहब ने गोपीनाथ मुंडे जी का और उद्धव ठाकरे जी का सम्मान रखते हुए वो उधर गए, वो वहां पे गए। आपको मैं बोलना चाहता हूँ, बारामती में वो जाने के बाद में उन्होंने कांटे की लड़ाई लड़ी। ये महायुति के सारे लोग उद्धव ठाकरे से लेकर के कोई भी वहां पर गए नहीं, खाली वहां पर एक अकेले गोपीनाथ जी मुंडे और उनकी जो जानदार उनकी जो बेटी है पंकजा मुंडे, वो दोनों ने जाकर के महादेव जानकर जी की 6-7 सभाएं की और अकेली लड़ाई महादेव जानकर जी ने उस शरद पवार जी के सामने किया। लेकिन उन्होंने आज अभी तक कभी भी उन्होंने जो मुंडे साहब ने वर्ड दिया था, जो उद्धव साहब ने वर्ड दिया था कि मेरे को राज्यसभा में भेजो, हमारा नेता ने अभी तक कभी मुझे राज्यसभा दे दो या मुझे मिनिस्ट्री करो या मेरे पार्टी को इतना ये दे दो, ऐसा कभी बोला नहीं है। हाँ, लेकिन बिल्कुल हमारी पार्टी के नेता ने कहा है, हम जहां से हमारे सीटें चुन के लाते हैं वो सीटें हमको चाहिए। आप जो सीटें हमको दे रहे हैं वहां से हमारा जनाधार, जहां से हमारा उम्मीदवार चुन के नहीं आएगा, ऐसी सीटें हम नहीं लेंगे। जहां पे हमारा उम्मीदवार चुन के आएगा वही सीटें हमको चाहिए और वही सीटें के ऊपर वो कायम रहे। और आज की तारीख में हम ज्यादा नहीं, लेकिन हम जो 5-6 सीट जो लड़ रहे हैं उस सीट के ऊपर हम यहाँ महाराष्ट्र में हम हमारा रिजल्ट पॉजिटिव बताएंगे और महायुति को यहाँ पर हम बरकरार और विजय करने का काम करेंगे। अर्सुल जी, आपके नेता महादेव जानकर, जहां तक रहा आठवले साहब का सवाल, रामदास जी आठवले जी ने उनकी बात करेंगे। अभी आपके नेता महादेव जानकर जी का भी एक बयान आया है कि वो पंकजा मुंडे के कारण भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं। उन्होंने अपना एफिलिएशन, अपना संबंध एक परिवार एक व्यक्ति को बताया। खैर वो अलग बात है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँ, जो आपने अभी कहा कि आपके प्रभाव क्षेत्र के जो मतदार संघ है 135 में ऐसे कितने मतदार संघ हैं जहां से आप अपने उम्मीदवारों की सफलता को देख रहे हैं? कितने आमदार आपके चुन करके आएंगे इस चुनाव में?
बिल्कुल, मैं सर आपको बोलता जी। हूँ 97 ऐसे मतदार क्षेत्र जी। है, वहाँ पर बीजेपी के जो नुमाइंदे, जो कैंडिडेट वहाँ पे उन्होंने नॉमिनेशन किया है, जी। उस कैंडिडेट को 20 से 25 हजार वोट महादेवराव जानकर के कारण वहाँ पे नहीं, ये मिलेगा। आप दिलवाएंगे? ये मैं दावे के साथ आपके- आपको बोलता हूँ। नहीं, आपके- और जिस क्षेत्र में हम 5 या 6 हाँ नहीं, आपके कितने आमदार जीत करके आएंगे? आप जितवाएंगे भारतीय जनता पार्टी को, मान लिया है। मैं पूछ रहा हूं कि आपके कितने? हमारे पांच सर, जी। सर हमारे 5 जी जी ठीक। तो अब हम देखते हैं कि महाराष्ट्र हमारे में 5 आमदार जी, जीत जी। के बिल्कुल आ जाएंगे। ठीक है जान, आप हमारे साथ रसूल जी बने रहिए, आपके पास अब फिर आएंगे। महाराष्ट्र में दलितों के बीच आरपीआई एक बड़ी जनाधार वाली पार्टी मानी जाती है। यही वजह है कि रामदास आठवले को अपने साथ करने के लिए हर पार्टी ने कोशिश की। अब आठवले चुनाव मैदान में बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी को इस साथ का फायदा मिलने का भरोसा भी है। सूबे में दलित वोटों पर अच्छी पैंठ रखने वाले आठवले को पिछले विधानसभा चुनाव में शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने शिव शक्ति और भीम शक्ति का नारा देकर आठवले को अपनी ओर खींचा था। बीजेपी और शिवसेना के बीच चली खींचतान के दौरान शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने एक जनसभा के दौरान आठवले को उप मुख्यमंत्री पद की पेशकश की ताकि शिवसेना और भीम सेना को जोड़े रखा जा सके। शिवसेना को यह पूरा भरोसा था कि आठवले शिवसेना की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि शिवसेना ही थी जिसने एनसीपी कांग्रेस सरकार को सत्ता से बेदखल करने के मकसद से आठवले को भगवा ब्रिगेड में शामिल किया था। महायुति में आठवले ने भी सक्रिय भूमिका निभाई और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने में अहम योगदान भी दिया। आठवले ने शिवसेना को दिया झटका, बीजेपी का साथ देने का किया फैसला। अब इसे केंद्र में मंत्री पद की लालसा हो या फिर कुछ और, रामदास आठवले ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी का साथ देने का फैसला किया। इससे पहले जहां उन्हें राज्यसभा की सीट मिली, वहीं अब विधानसभा चुनाव के लिए भी 8 सीटें मिल गईं। हालांकि आठवले ये दावा करते दिखाई देते हैं कि केंद्र की सत्ताधारी पार्टी से गठबंधन इसलिए किया जिससे उसका फायदा उठाया जा सके और इसके जरिए दलितों के कल्याण में मदद मिलेगी और वो उनके लिए कुछ आर्थिक और सियासी फायदा हासिल कर सकते हैं। बीजेपी से गठबंधन के बाद आरपीआई में टूट, पार्टी प्रवक्ता ने किया शिवसेना को समर्थन का ऐलान। महाराष्ट्र में बीजेपी से गठबंधन करने वाली रामदास आठवले की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 2 टुकड़ों में बट गई। जब पार्टी प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता अर्जुन दांगले ने चुनाव के लिए शिवसेना को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। बहरहाल बीजेपी शिवसेना की लड़ाई में सबसे ज्यादा फायदा आठवले को ही हुआ है। अब उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है, जहां आठवले की पहचान दलितों के कल्याण के लिए आवाज उठाने वाले नेता की है, तो वहीं सिर्फ अपने बारे में ही सोचने वाले नेता के तौर पर भी उन्हें जाना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। आर्थिक और सियासी फायदा, रामदास आठवले ने घोषणा कर दी है कि वे भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए गए कि उनकी पार्टी को, उनके दल को आर्थिक और सियासी फायदा हो। यह महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं बता दूं कि पिछले चुनाव में भी रामदास आठवले की पार्टी का कोई भी उम्मीदवार जीत कर नहीं आए, लेकिन यह सच्चाई भी अपनी जगह मौजूद है कि न केवल पश्चिम महाराष्ट्र मराठवाड़ा बल्कि विदर्भ में भी रामदास आठवले की पार्टी की एक कुछ पकड़ है। उनका एक वर्ग है, एक मतदाता है, जो वो अगर उनका वोट पड़ता है तो एक मुश्त पड़ता है, उसके वोट में बंटवारा नहीं होता है। शायद यही कारण है कि उद्धव ठाकरे ने उन्हें उप मुख्यमंत्री पद की पेशकश भी कर दी थी। वो नहीं चाहते थे कि रामदास आठवले उनका साथ छोड़े, लेकिन बहरहाल वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गए। लेकिन अब जो उनकी ये जो घोषणा है कि आर्थिक और सियासी फायदा, तो यह साफ सियासी फायदा और क्या होगा। अगर यहाँ तो मैंने सब कुछ पता नहीं, चुनाव में कोई भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम ये मान के चल सकते हैं कि वो वोट भारतीय जनता पार्टी को दिलाएंगे, लेकिन शायद उनके अपने उम्मीदवार जीत नहीं पाए। और ये पिछले चुनाव में हुआ, फिर इन्हें भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने इनको राज्यसभा में भेज दिया था, बल्कि उसमें एक अहम भूमिका शिवसेना की थी। जैसा कि अभी बताया गया, आपने देखा रिपोर्ट, कि सच पूछा जाए तो बाला साहब ठाकरे ने रामदास आठवले से बात करके उनकी मंशा ये थी कि ये जो हिंदू वोट है और जो बहुजन वोट है,
शिवसेना और भीमसेना जो महाराष्ट्र में प्रचलित है, इनके वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए, एक मंच पर आ जाए, इसलिए कोई नहीं चाहता था। लेकिन अब जब रामदास आठवले चले गए हैं भारतीय जनता पार्टी में और जो जिस सियासी फायदे की बात कर रहे हैं, तो अगर महाराष्ट्र में उनके आमदार चुन कर आते तो शायद मंत्रिमंडल में शामिल होते, वो फायदा। लेकिन वैसी स्थिति अगर नहीं बनती नजर आ रही है तो दूसरा सियासी फायदा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं रामकृष्ण जी कि आपको क्या लगता है कि रामदास आठवले किस सियासी फायदे की ओर इशारा कर रहे हैं? देखिए, राजनीतिक जो है एक इंडस्ट्री है जी। कोई भी आदमी नहीं चाहता कि हम उसके साथ जाएं जिसमें मुझे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, नंबर वन जी। और उसके साथ जाए जहां पे कि मेरी थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी और थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट हो जी। इन लोग के साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि शिवसेना में बाला साहब ठाकरे के टाइम के पॉलिटिक्स में और उद्धव ठाकरे में बहुत फर्क आ गया जी। है। उद्धव ठाकरे जब से सक्रिय शिवसेना में, तब से आप याद कीजिए कितने नेता छोड़ करके चले गए शिवसेना, खुद इनका भाई राज ठाकरे छोड़ करके चला गया। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हर आदमी इनके एरोगेंसी से डरता है। जो उद्धव ठाकरे जो है एक एडामेंट पर्सन है, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। शिवसेना के बाल ठाकरे में हमेशा एक फ्लेक्सिबिलिटी नजर आई है। शिवसेना बीजेपी की भी सरकार थी तो आपको याद होगा बोलते थे कि नहीं इनको मुख्यमंत्री बनाओ, बहुत अच्छा कैंडिडेट है। उनमें एक खासियत बोल दिया करते थे और वो जावेद मियादाद के साथ ही बिरयानी खाने में नहीं सकते थे। उनमें एक था फ्लेक्सिबिलिटी, अलग चीज था बिल्कुल। और उद्धव ठाकरे में कहीं ना कहीं उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है, और उससे जो है छोटी छोटी पार्टियां डरी हुई है, मानिए नहीं मानिए। उनको लगता है कि जब बीजेपी के साथ ही नहीं बन रहे, जब 4 सीटें बीजेपी को देने के लिए नहीं तैयार हुए, तो पता नहीं कल होकर के मेरा क्या होगा। दूसरी चीज क्या है कि अब मानिए नहीं मानिए, महाराष्ट्र में बीजेपी का अपर हैंड है, बहुत बड़ा अपर हैंड है, मैं बता दूं। और जब मोदी जी जब प्रचार करने के लिए जाएंगे तो इस बार हरियाणा में जो हो चाहे महाराष्ट्र के इलेक्शन हो, ये पहली बार आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो रीजनल जो पार्टियां हैं या जो लोकल लोग हैं वो रीजनल पार्टी को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं या नेशनल पार्टी के साथ जाना चाह रहे हैं। क्योंकि पिछला 25-30 साल में प्रॉब्लम हो रहा है कि केंद्र में सरकार किसी और की, राज्य में किसी और की, और उसका एक असर हो न हो राज्य के विकास पे पड़ रहा है। और आपको मॉडर्न हाल फिलहाल का एग्जाम्पल देते पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट जो था और वहीं के वहीं आज ममता के टाइम में भी पश्चिम बंगाल की वही हालत है। कहीं पे आपको डेवलपमेंट कुछ नजर नहीं आ रहा, बल्कि वही केओटिक सिचुएशन, सारा कुछ वही कोई है। तो हमको लगता है इस बार एक नया मुद्दा भी लोगों के सामने है कि हम शिवसेना के साथ जाएं या पवार साहब के साथ जाएं या हम बीजेपी के साथ जाएं। क्योंकि केंद्र में भी अगर सरकार बीजेपी की है, राज्य में भी अगर सरकार बीजेपी की होगी, तो हो सकता है कि महाराष्ट्र का विकास और जो है तेजी से हो। और यूपी में भी देख रहे हैं कंट्राडिक्शन हो रहा है। तो ये सब बहुत सारा ऐसा सवाल है कि हमको लगता है कि चारों पार्टियों का जो थिंकिंग था कि वो नेशनल पार्टी के साथ जाए, और नेशनल पार्टी के साथ तभी जा रही कहीं नहीं कि उनको एक लग रहा है कि अपर हैंड है बीजेपी का। मैं नहीं बोला लेकिन देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन इसमें एक खतरा जो नजर आ रहा है, आपने कहे कि लोगों के आम मानस ये बनता है कि केंद्र में जो सरकार उसके साथ जाए ताकि विकास के कार्य में तेजी आए या राशि आवंटन में। लेकिन शायद उसको अभी राज ठाकरे का बयान आया, वो बहुत ही खतरनाक बयान था। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमें केंद्र की कोई आवश्यकता नहीं है, महाराष्ट्र स्वयं सक्षम है अपने विकास करने के लिए, इसलिए हमें केंद्र की आवश्यकता ही नहीं है। उन्होंने एक नारा दिया। दूसरे उद्धव ठाकरे साफ बोल रहे हैं, आज भी उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कोई भी मोदी लहर नहीं है। आपने कहा कि मोदी जब जाएंगे चुनाव प्रचार में फर्क पड़ेगा, कोई मोदी लहर नहीं है। और इसके पहले वो दावा कर चुके हैं कि अगर महाराष्ट्र में कोई लहर है तो वह बाल ठाकरे लहर है, उनका दावा ही है। विनोद जी थोड़ा सा और क्लियर कर दें जी। प्रॉब्लम क्या है कि राज ठाकरे जी में और उद्धव ठाकरे जी में आज क्या बोल रहे हैं, कल क्या बोलेंगे उनको भी पता नहीं होता है। अच्छा जी। कल तक जो है क्या नाम है उनका, जो मंत्री हैं गीते साहब, वो रिजाइन कर रहे थे। आज स्टेटमेंट आ गया कि नहीं वो मैं बता रहा हूँ, हाँ, उस पर भी आएंगे। कंसिस्टेंसी नहीं है। हाँ। कभी बोलते कि नहीं हम तो मोदी साहब के साथ, हम उनके खिलाफ नहीं जाएंगे, लेकिन आप देख लीजिएगा 4 तारीख के बाद नहीं, उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है। शरद साहब, अब जो हम लोग स्थिति देखी, जो छोटे दल जो महाराष्ट्र में हैं, अब निर्विवाद रूप से उनका वो जो चारों प्रमुख छोटे दल हैं, उनका पूरा साथ भारतीय जनता पार्टी को मिल गया है और इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, जैसा कि डॉक्टर कुमार का कहना है, उसका लाभ भी मिलेगा। लेकिन अब 2 महत्वपूर्ण मुद्दे जो सामने आए हैं। एक तो जब राज ठाकरे ने जो बहुत दिनों के बाद वो मान से बाहर निकलकर जो पहली रैली उन्होंने की, तो उन्होंने एक तरह से चुनौती दिया या मजाक उड़ाया उद्धव ठाकरे का कि साहब यहाँ तो गठबंधन तोड़ दिया लेकिन केंद्र में आप बने हुए हैं। दूसरे दिन तत्काल उद्धव ठाकरे की ओर से घोषणा हो गया कि हम केंद्र में भी गठबंधन तोड़ रहे हैं और न केवल केंद्र से अपने मंत्री अनंत गीते को वापस लेंगे, बल्कि बीएमसी सहित अन्य जो स्थानीय निकाय और म्यूनिसिपैलिटी में जो हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उससे भी हम वापस होंगे, तोड़ देंगे।
लेकिन कल बयान अचानक किया जाता है कि इसमें, हालांकि वो कहीं गले से उतरने वाला तर्क नहीं है कि अगर ये हम गठबंधन केंद्र में तोड़ते हैं तो सभी 42 जो 42 विधायक सांसद हैं उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने एनडीए के बैनर के तले चुनाव लड़ा है। लेकिन चुनाव कोई शिवसेना के सिंबल पर लड़ा, कोई बीजेपी के सिंबल पर लड़ा, तो क्या वो तर्क कहीं कोई वैधानिक उसका महत्व नहीं आता है। लेकिन यह बयान आ गया और अभी आज फिर ताजा बयान आया है कि संभावना इस बात की है प्रधानमंत्री लौटेंगे आज रात, उसके बाद बात होगी तो वो गठबंधन जो एनडीए का भी जारी रहे। तो यह एक ऐसा लग रहा है, जैसे आपने भी संभावना व्यक्त की कि हो सकता है कि चुनाव के बाद किसी दल को बहुमत नहीं मिले तो फिर नया समीकरण उभर कर आएगा। तो क्या आपको लगता है कि वैसी स्थिति में पुनः भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एक मंच पर आ जाएंगे? देखिए, जब उम्मीद जब उनके गठबंधन और वैसे भी राजनीति में कोई लास्ट वर्ड होता नहीं, बिल्कुल। और ये 25 साल से इन दोनों का अपना एक सहयोग था, इनका संगठन था, इनका गठबंधन था। और हो सकता है प्रधानमंत्री अगर आज रात को लौट के आते हैं और उनको लगता है कि दोनों दलों को सही एक साथ लड़ना चाहिए, तो हो सकता है कि कल 2 दिन के अंदर एक नई सिनेरियो भी इमर्ज हो सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। नई सिनेरियो भी इमर्ज हो सकती है, क्योंकि देखिए कुल मिलाकर एनसीपी कांग्रेस को सत्ता से वहां से उनको हटाना है, ये उनका मकसद है। ठीक है। और दूसरी चीज, एनडीए में भी भाजपा की साख पे ये है कि नरेंद्र मोदी की केंद्र में सरकार बनने के बाद क्या वो महाराष्ट्र पर काबिज हो पाते हैं, ये एक बड़ा प्रश्न उनके सामने भी खड़ा है राजनीतिक क्रेडिबिलिटी के तौर पे। तो वो चाहेंगे कि किसी भी तरह से एक ऐसा माहौल, एक ऐसा वातावरण बने जो कि भाजपा के पक्ष में हो। उसके लिए हो सकता है वो शिवसेना से फिर से एक बार पुनर्विचार, क्योंकि जिस समय ये गठबंधन टूटा उस समय प्रधानमंत्री का पूरा फोकस अमेरिका की यात्रा पे था, यूनाइटेड नेशंस के सम्मेलन पे था, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा तवज्जो वो नहीं दे पाए महाराष्ट्र के इशू को। तो हो देखिए, इसलिए राजनीति उसमें क्या हुआ, उन्हें जो रिपोर्ट दी गई वो अमेरिका जाने के एक दिन पूर्व रात्रि में उन्होंने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से उनकी बातचीत हुई और यह तय है कि फैसला उसी में हो गया कि गठबंधन को तोड़ना है, इसलिए कि दूसरे दिन अमित शाह मुंबई आने वाले थे, वो दौरा उनका रद्द कर दिया गया। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब यह गठबंधन टूटा तो महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा के जो अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस है, उन्होंने सार्वजनिक रूप से बयान दिया कि यह ठीक है कि हमारा गठबंधन टूट गया शिवसेना के साथ, लेकिन हम कोई भी तीखी या प्रतिकूल टिप्पणी शिवसेना के खिलाफ नहीं करेंगे। हाँ, उसी में ऐड कर रहा हूं। हाँ, कि आज का जो डेवलपमेंट है, अनंत गीते जी ने ये बयान दिया है। हाँ, अनंत गीते बयान दिया कि हम एनडीए से बाहर नहीं जा रहे हैं। इसके अलावा मैं बता दूं, और डॉक्टर साहब आप भी सुनेंगे, आज एक कद्दावर नेता देश के और महाराष्ट्र के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान आया है कि हमारा शिवसेना के साथ कोई टकराव नहीं है। उनका भी यह बयान बहुत महत्व रखता है। जैसे आपने कहा कि आज मोदी वापस आने वाले हैं, और आज नितिन गडकरी के बारे में कि हमारा शिवसेना के साथ कोई टकराव नहीं है। मतलब यह जो गठबंधन की गांठें मुझे लगता है पूरी टूटी नहीं, ढीली जरूर हुई है। और मैं बताता हूँ, टूट तो गई है सर। देखिए, अलग अलग नॉमिनेशन तो 288 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अब ये जान के मेरा ये मानना है कि पोस्ट पोल अलायंस तो होना ही होना है। मैं नहीं मानता कि शायद किसी भी दल को वहां बहुमत आएगी। भाजपा को भी मुझे नहीं लगता कि पूरी बहुमत आएगी। भाजपा के लोगों को लगता है। अच्छा, हमारे साथ एक महत्वपूर्ण आरपीआई के नेता दीपक निखालजी जी फोन लाइन पर आ गए हैं मुंबई में। हम सीधे उनके पास चलते हैं। दीपक जी, आपका हमारी आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है। हाँ दीपक जी, अभी हम यहाँ चर्चा कर रहे थे इस मंच पर कि महाराष्ट्र के चुनावी समर में जो 4 छोटे दल हैं उनकी भूमिका की, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपके आरपीआई के, जिसके आप एक उम्मीदवार भी वहां पर है मुंबई में। मैं आपसे जानना चाहता हूं, चूंकि आप पर यह आरोप लगाया गया, आपकी पार्टी पर, आपके नेता रामदास आठवले पर, कि सत्ता के साथ जाने की उनकी मजबूरी थी और शायद उन्हें केंद्र में मंत्री पद का लालच दिया गया और इसलिए वो चले गए। वह एक अलग बात है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी आरपीआई आठवले गुट इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का साथ देने के बाद वह कितनी निर्णायक भूमिका अदा करने जा रही है महाराष्ट्र के चुनावी समर में? तो रामदास जी आठवले हमारे लीडर हैं जी, और हमारे पार्टी के लिए
वो जो भी निर्णय लेंगे जी। वो निर्णय का पालन हम लोग करेंगे। जी और जहाँ तक कि हमने उनको पहले से हमारा लीडर हमारे ये माना है, तो वो हिसाब से वो पार्टी के हित के लिए ही कुछ करेंगे। जी नहीं जैसे और- हाँ बोलिए बोलिए। और जहाँ तक कि ऐसा देखा जाता है कि पूरी दिल्ली में भी जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जी तो यहाँ पे भी महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, ऐसा सब भी लोगों को विश्वास है। वो हिसाब से हमारे रामदास जी अठौले साहब ये निर्णय ले चुके हैं। अच्छा, उद्धव ठाकरे जी का यह कहना है कि भले रामदास अठौले जैसे नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए हों, लेकिन उनका समाज उनके साथ नहीं है, उसका वोट मिलेगा शिवसेना को। यह उद्धव ठाकरे का कहना है। इससे आप कहां तक सहमत हैं? क्या है, जी दीपक निकलजे ने जो फॉर्म भरा है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से, जी जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाली पार्टी है, जी जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाली पार्टी, उसका मैं नामांकन भरने जी के बाद यहाँ की जो जनता है, जी जो बाबा साहब को मानने वाली जनता है, तो मुझे ये नहीं लगता है कि उससे कुछ ज्यादा कुछ फर्क पड़ जाएगा। जी आपके समय में आपसे जानना चाह रहा हूं कि महाराष्ट्र में आपके समर्थन से या अन्य जो 3 छोटे दल हैं उनके समर्थन से भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर अपने आमदार जितवा कर ले आएगी? अभी केंद्रीय मंत्री जी के साथ थे हम लोग, तो जी। उन्होंने यही दिखाया कि ज्यादा से ज्यादा बहुमत, पूरा बहुमत उनको मिलेगा, ऐसा उनका कहना है। और हम लोग का भी ये है कि कोशिश यही करेंगे हमारी पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीट लेके आ जाएगी। जी नहीं, आपको ये उम्मीद है कि आपको वहां पर पूर्ण बहुमत मिल जाएगा? मेरे ख्याल से 1001% मिल जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर एक संभावना पर चर्चा करें, अभी हम लोग बात कर रहे हैं लेकिन आपसे पूछ लेते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को या किसी अन्य दल को वहां पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है और नए चुनावी समीकरण बनते हैं, वैसी स्थिति में क्या आपकी पार्टी फिर से, अगर वो माने भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के साथ जोड़ना चाहेगी, तो आपकी पार्टी का समर्थन रहेगा? अब वो निर्णय हमारे रामदास जी अठौले साहब लेंगे। जी हम लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं, तो वो हिसाब से अठौले साहब भी अच्छे ही निर्णय लेंगे। पार्टी के हित के लिए जो निर्णय लेगा वो हम सबको मान्य होगा। जी नहीं, फिर एक से आपसे एक अंतिम सवाल ये पूछाएगा कि आपके पैड जो है आरपी अठौले के विदर्भ में भी है और पूरे शेष महाराष्ट्र में भी आपके वहां पर है। आपके अपने कितने उम्मीदवार जीत करके आमदार बनने जा रहे हैं? देखो, हमें जितनी टिकटें मिली है, हमारा यही दावा है कि सभी के सभी टिकटें हमारी चुन के आएंगे। और हम लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो ये संविधान लिखा हुआ है, जी हम लोग सारे लोग संविधान का आदर करते हैं, वो हिसाब से लेकिन हम हाँ। ये चाहते हैं कि हमारी पार्टी ज्यादा से ज्यादा टिकटें चुनाव लड़के दीपक जी, एक जो भ्रम की स्थिति वहां जो मतदाता के बीच में पैदा हुई है, जैसे आपने बाबा साहब आम्बेडकर का बार बार नाम लिया कि उनकी पार्टी है और उसके जितने फॉलोअर्स हैं वो आपके साथ है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने सार्वजनिक जो कल रैली में भाषण दिया उसने साफ कहा कि ये महाराष्ट्र की जो भूमि है न केवल छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, बल्कि ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की भूमि है और उनके जो लोग हैं उनका समर्थन शिवसेना को ही मिलेगा, चाहे उनके नेता कुछ भी कर लें। उनका यह दावा है। ऐसे में क्या आप उम्मीद करते हैं कि आपके पार्टी के बीच आपके जो लोग हैं, उस आपका जो वर्ग है, वो एकजुट रह पाएंगे? आपको याद होगा कि अभी आपके अर्जुन दांगले साहब ने इस्तीफा जो विद्रोह कर दिया, वो शिवसेना के साथ चले गए। आपके पार्टी के प्रवक्ता और एक नहीं, उन्होंने विड्रॉल नहीं कर दिया, उन्होंने शिवसेना को समर्थन दिया है। तो वही बात हो गया, जो शिवसेना को समर्थन दिया मतलब उनका समर्थन आपको भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल रहा है, जिसका समर्थन आपकी पार्टी दे रही है। तो वैसे में तो एक दांगले आए हैं और भी कई दांगले आ सकते हैं ना। देखो, हर एक इंसान की अपनी अपनी सोच होती है जी इसी के कारण जी अब
आपकी सोच अलग होगी, मेरी सोच अलग होगी, उनकी सोच अलग होगी। जी चलिए, बहुत 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 धन्यवाद दीपक जी आपका, आपने हमारा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आपके साथ हम फिर संपर्क रहेंगे। शरण साहब, अब चूंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है, एक महत्वपूर्ण जो हम लोग चुनाव पश्चात पोस्ट पोल सिनेरियो की चर्चा कर रहे थे। जैसा मैंने कहा कि नितिन गडकरी का जो बयान है, इसके पहले मैं बताता हूँ, हालांकि व्यक्तिगत है। एक अवसर पर नितिन, जब वहाँ हम लोग MNS की चर्चा कर रहे थे, राज ठाकरे के वहाँ की राजनीतिक चर्चा, नितिन गडकरी ने कहा था कि अगर महाराष्ट्र में सत्ता की राजनीति करनी है तो हम राज ठाकरे को इग्नोर नहीं कर सकते। और आज उनका यह बयान आ रहा है कि शिवसेना के साथ ना हमारा कोई टकराव नहीं है, तो ना क्या यह इस बात की इशारा नहीं है कि पोस्ट पोल कोई जो ऐलान, जैसा आपने कहा किसी पार्टी को शायद बहुमत नहीं मिले, हालांकि भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है, आज भी दावा कर रही है, वो 150 सीट की दावा कर रही है कि हम 150 सीट जीत पाएंगे। लेकिन अगर नहीं आते तो क्या भारतीय जनता पार्टी पुनः शिवसेना के साथ गठबंधन कर महाराष्ट्र में सत्ता पर काबिज होगी? निश्चित तौर पे कि देखिए 25 साल का उनका गठबंधन रहा है, महायुति रही है, और वो नेचुरल एलाइज हैं जी। विचारधारा के आधार पे भी अगर आप देखें तो दोनों पार्टियां बहुत करीब हैं एक दूसरे की। और ठीक है, आज उनके नेताओं के एस्पिरेशंस को लेकर एक दूरी बनी है, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी में जब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, किसको कितना सीट आया, किसको कितने मत पड़े, कितने प्रतिशत मत पड़े, लेकिन अगर कहीं कम रह गया बहुमत से कोई भी दल, तो ये दोनों सबसे पहले नजदीक जुड़ेंगे। तो पोस्ट पोल अलायंस का तो दरवाजा वहां खुला हुआ, और उसी की पृष्ठभूमि भी शायद तैयार की जा रही है। जो बयानबाजी आप देख रहे हैं वो उसी पृष्ठभूमि की तैयार कर जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि आज का हमारा समय समाप्त हो रहा है, लेकिन आज की चर्चा के बाद इस बात के संकेत जो हुए हैं उसे रेखांकित किया जा सकता है कि महाराष्ट्र में जो छोटे छोटे चारों दल हैं वो सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं, और बड़ी संख्या में उनके जो मतदाता हैं उनका पूरा समर्थन। हालांकि उद्धव ठाकरे ने प्रतिकूल टिप्पणी की है, उनका यह कहना है कि उनके नेता भले ही चल जाए, लेकिन उनके फॉलोअर्स, उनके जो लोग हैं सदस्य, उनका समर्थन और विशेषकर बहुजन समाज का समर्थन शिवसेना को मिलेगा। ये दावे प्रतिदावे चल रहे हैं, लेकिन इस बीच जो नया घटना विकासक्रम हुआ यह है कि यह मानकर अब सभी चल रहे हैं कि संभवतः अगर किसी एक दल को वहां बहुमत नहीं मिलता है तो चुनाव पश्चात जो नए समीकरण बनने वाले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना पुनः एक मंच पर आ सकते हैं। इसके पर्याप्त संकेत मिल रहे हैं। न केवल वहां देवेंद्र फडणवीस का, नितिन गडकरी का भी बयान आ गया है कि ये शिवसेना के साथ भारतीय जनता पार्टी का कोई मतभेद नहीं है, कोई टकराव नहीं है, और ऐसी हालत में शायद वो प्रेम संबंध कायम रखना चाहते हैं। ये बड़ा दिलचस्प होगा, न केवल महाराष्ट्र हमारे मुकाबला, बल्कि चुनाव के पश्चात जो राष्ट्रीय परिदृश्य जो उभर करके आएगा उसमें नया ध्रुवीकरण क्या होता है, इस ओर हम आप सभी की नजर लगी रहेगी। तब तक आज की चर्चा को विराम देता हूं। आप सभी का, दीपक जी, डॉक्टर साहब, शरण साहब और हमारे मोहन अरसुल जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा भाग लिया। आज की चर्चा बना जाए, कल हम फिर मिलेंगे राजचक्र में एक नए विषय के साथ, अपने नए मेहमानों के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।